नमस्कार दोस्तों, ये घटना चक्र का सामान्य विज्ञान का बुक है। ओके, इससे हम लोग आज से केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे हमने इस बुक से बायो और फिजिक्स जो है वो ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया है। शुरुआत के दिनों में जब इस चैनल शुरू हुआ था तब वहीं से मैंने शुरू किया था। आप उसको जाके देख सकते हैं। घटना चक्र फिजिक्स और घटना चक्र बायो नाम से आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज से वो टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ये पहला टॉपिक है धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। इससे जुड़े हुए एमसीक्यू करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहाँ से बीपीएससी में या बाकी स्टेट पीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ बिहार स्पेसिफिक नहीं, किसी भी स्टेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ते हैं हम, वो पूछा है धातु तत्वों के लिए कौन सा होता है। तो धातु तत्वों के लिए होता है 2, 8, 8 और 2। ओके, आप सबको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8 नियॉन, 2,8,8 आर्गन, अक्रिय गैस के लिए 2,8,7, क्लोरीन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपांतरण 2,8,8,2 कैल्शियम के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो 2,8,8,2 जो है वो संरूपण जो होता है वो धातु के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो पोटेशियम, उसके बाद से सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर आयरन आता है। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको जरूर करना अंत तक। इसको टेस्ट सीरीज के तौर पर मत लेना। आंसर दिख रहा है उसकी परवाह मत करना, क्योंकि अगर आपको याद होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु युग्मों से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ऑस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम जरूर याद रखना इसको। ओके, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और ऑस्मियम का 76 होता है। परमाणु भार में देख लो दोनों का कितना ज़्यादा अंतर है। सबसे कठोर तत्व निम्न से कौन सा होता है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए, हीरा जो होता है वो दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व होता है। पांचवा निम्नलिखित कौन कठोरतम धातु है? ये पूछा है आपसे। धातु के रूप में टंगस्टन जो होता है वो सबसे कठोरतम धातु है दुनिया में, टंगस्टन। ओके, रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के अनुसार कुछ प्रमुख धातुओं कठोरता का स्तर ये लिखा हुआ है यहाँ पर। लेड, जस्ता, स्वर्ण, तांबा, प्लेटिनम, स्टील, लोहा, टाइटेनियम और टंगस्टन 7.5 के साथ सबसे कठोर होता है। 6 नंबर है निम्नलिखित कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? प्राकृतिक रूप से ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हीरा है जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर। पत्थर को ड्रिल करने के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तन्य का मतलब होता है फैलता भी है लेकिन कठोर भी है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम है जो कठोर के साथ तन्यता भी रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी। कार्बोडन डम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु बहुत अधिक होता है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर, यानी कि इस पर जब आप हथौड़े मारोगे तो ये फैल जाएगा, चूर चूर नहीं होगा, होने के कारण कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु भी है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो यूरेनियम है जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है। यूरेनियम 238.03। इसका घनत्व कितना होता है? 19.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है। 9 नंबर है निम्नलिखित सबसे भारी धातु पूछा है आपसे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम सबसे भारी धातु है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में के हिसाब से प्लेटिनम होगा सबसे परफेक्ट आंसर। ओके, 11 नंबर है कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं जिन्हें धातु, अधातु, अक्रिय गैसों में बांटा गया है। ओके, डायरेक्ट इसके आंसर पर प्रश्न में दिया हुआ है कि हाल ही में खोजी गई धातु के बारे में पूछा गया। इस दिशा से कैलिफोर्नियम 252 प्रश्न के अभिष्ट उत्तर के रूप में उपयुक्त नहीं है। साथ ही एंड्रोहोडोल फुलेरिन सबसे बाद में खोए जाने वाले सबसे महंगे पदार्थ होने तथा एड्रोहेड्रल मेटलोफोरिन के अस्तित्व में होने के चलते इसका भी अभिष्ट उत्तर के रूप में चयन करने का विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नाम दिया इसने
हेड्रल फुलरीन का नाम दिया है, समझ रहे हो ना। ये सबसे महंगी और सबसे बाद में खोजी गई धातुओं में से एक है। ओके, इस प्रश्न को यूपीपीसीएस ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। खनिज मिनरल क्या होते हैं? मिनरल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, अकार्बनिक ठोस जो होते हैं उन्हीं को मिनरल कहा जाता है, अकार्बनिक ठोस को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोती का रासायनिक संरचना किसकी तरह होता है? तो मोती आपको पता है समुद्र में मिलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये हो जाएगा मोती 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन होता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन होता है। मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। इसमें चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट का आंसर नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैग्नीशियम तो होता नहीं, सोडियम भी नहीं होता है, अमोनिया तो होता ही नहीं है। इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? कहते कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 15 का सी हो जाएगा आंसर। 16 है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। माणिक्य और नीलम जो होता है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। बीपीएससी ने इसका फॉर्मूला पूछा था इसलिए इसको जरूर याद रखना। ये देखो आ गया 66वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन जो हुआ था 2020 में, उसमें पूछा था कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 जो है एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड होता है, ये नीलम का रासायनिक सूत्र होता है। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कथन कारण दिया है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। बिल्कुल, क्योंकि सोडियम को जैसे ही हवा मिलेगी वो जल जाएगा। जल में भी रखोगे तो भी वो जल जाता है ना। तो इसलिए इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। कारण दिया है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। गलती नहीं, जल जाती है सोडियम। ओके, निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा। 20 है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो पीला वाला आपने स्ट्रीट लाइट देखा होगा उसमें सोडियम लैंप ही लगा होता है, सोडियम लैंप बोलते हैं उसको। इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। सोडियम लैंप से पीली रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप जो आपके घर में ट्यूबलाइट लगा हुआ है उससे श्वेत निकलती है। और प्रदीप्त लैंप, इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। ओके, 21 है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होती। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा सबसे परफेक्ट आंसर बी, कि ये प्रकाश जो होता है ये एक वर्णीय होता है, एक ही कलर का होता है। और पानी की बूंद से जब ये गुजरता है तो ये अलग अलग रंगों में नहीं बटता है, जिससे सड़क जो है बरसात के दिनों में भी सुरक्षित रूप से प्रकाशमान रहेगी। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है? प्रतिदीप्त नली के बाद ट्यूबलाइट की कर रहा है यार, बहुत ही खराब हिंदी लिखा है। 22 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, पारा वाष्प और आर्गन का यूज़ किया जाता है। आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगा होगा CFL उसमें पारा का वाष्प करके उसका यूज़ किया जाता है। पारा यानी कि OHG। निम्नलिखित धातुओं से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। 23 का आंसर हो जाएगा बी, सोना जो है वो सोना के ही फॉर्म में पाई जाती है। बाकी सबका निष्कर्षण करना पड़ता है अलग अलग उनके जो अयस्क होते हैं उनसे। और ये दिया हुआ धातुओं की घटती क्रम दिया हुआ है, इसको तो आप पढ़ना मत। सोने को घोला जा सकता है किस में? तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं यहाँ पर। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, परंतु अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया जो होता है 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कंसनट्रेटेड HCl तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है कि सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरोऑरिक अम्ल HAUCl4 बनाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं दिया है। यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं, इसलिए उनमें से कोई सा भी उसका आंसर नहीं होता। सोना जल्दी किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। कंसनट्रेटेड HCl जो होता है उसमें वो घुल सकता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है। ओके, इसको ज़रूर याद रखना। 26 नंबर एक अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन जिसको कहते हैं वो मुख्यतः क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है अति मुलायम खनिज टाल्क। अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। 27 है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो जिप्सम जो होता है उसमें कैल्शियम विद्यमान होता है। 27 का आंसर सी हो जाएगा।
जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल की भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बीपीएससी ने एक बार पूछा था। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, उसी को चूना पत्थर कहा जाता है। और आपके घर पर जो चूना का पेंट होता है दिवाली से पहले, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इसकी एक खासियत ये होती है कि जल्दी रिएक्ट नहीं करता, मतलब जब इसको आप घर पर आप पेंट चढ़ाओगे या चूना का लेप चढ़ाते हो तो 3 से 4 दिन बाद उसकी शाइनिंग आती है, इसी कारण से, क्योंकि इसको समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो रासायनिक रूप से कैल्शियम का सल्फेट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहा जाता है। इसका भी घर वगैरह बनाने में बहुत उपयोग होता है, मूर्ति वगैरह बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किसका? तो जिप्सम का बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें क्या होता है? तो उसमें जिप्सम होता है। यह क्या है? एक जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया यहाँ पर, CaSO4.2H2O होता है इसका सूत्र, CaSO4.2H2O। देखो बीपीएससी में कितनी बार पूछा है, जरूर याद रखना है, इसको लिख के रख लेना। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। कलाकार मूर्ति बनाते हैं, डॉक्टर हाथ पैर के जो आपका प्लास्टर लगता है टूटने पर, वो यही होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। यूपीएससी 2022 के प्री में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर याद रखना। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। माइका डैश है, माइका क्या है? उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। हीट का तो कंडक्टर होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ओके, हीट तो इससे पास हो सकती है, विद्युत नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा। माइका अब्रक की बात कर रहा था। 36 नंबर है कि निम्न के किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत उद्योग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। प्रेस जो आप लोग आयरन करते हो कपड़े पर, उसको खोल कर देखना, उसे माइका मिल जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो पारा जो है Hg, ये एक मेटल है जो पिघला हुआ फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर भी रह सकता है, और ये उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। निम्नलिखित कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पारा। इसलिए थर्मोमीटर में इसका यूज किया जाता है। निम्न से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक पूछा है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, तांबा, सीसा, जस्ता। इनकी तुलना में पारा जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। इनकी तुलना में, मैं इसको पढ़ देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा आपको कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित न हो, कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं उष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, सीसा एवं पारा की उष्मा चालकता कम होती है। पुअर कंडक्टर्स होते हैं ये हीट के, है ना, लेकिन होते हैं। अगर यहीं पर लकड़ी वगैरह लिखा रहता तो पारा उनके सामने अच्छा सुचालक हो जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में है सारे मेटल है, तांबा, जस्ता, एक सीसा को छोड़कर, तो पारा हो जाएगा इसका आंसर। जो पारा है वो इनमें कुचालक है उष्मा का, इन ऑप्शंस के हिसाब से। ओके, इसमें कन्फ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अभी मैंने बताया पारा जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा हो जाएगा इसका आंसर। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति, इसकी पूर्ण विशेषता होती है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले पे अल्प से अल्प परिवर्तन को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमान को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसकी खासियत यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ लेना, PDF में आपको मिल जाएगा। निम्न से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? जल के साथ, इसका आंसर हो जाएगा बी, लेड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जलीय भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि ये गर्म जल से अभिक्रिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है मैग्नीशियम। ओके,
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्यूमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई अभिक्रिया नहीं होती है। 45 है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह कौन सा होता है? तो हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क कहलाता है, हेमेटाइट। पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत केरल के तट पर, समुद्र के तट पर पाया जाता है। 46 है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिया में किसका खनन होता है? तो 46 का आंसर जरूर पता होना चाहिए, हेमेटाइट का, यानी लौह का अयस्क का खनन होता है। बेलाडिया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला है कि सूची को मिलाना है, धातु और उनके गुणधर्म के हिसाब से मिलाना है। सोडियम, पारा, चांदी और सीसा। तो देखो यहाँ पर किसको किसको मिलाओगे। पारा क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी क्या होता है? विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। सीसा क्या होता है? शीशे के बारे में हो जाएगा कि उष्मा का कुचालक होता है ये वही सीसा। और सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, इस तरह का एक धातु होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3 हो जाएगा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। फिर से सूची को मिलाना है कि उष्ण तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, तो सबसे अच्छा संचालक होगा इनमें से कौन सा? तो वो हो जाता है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा है। सबसे अधिक लचीली व पीटकर बनाए जाने योग्य धातु। उष्मा का न्यूनतम संचालक पूछा है आपसे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन होगा? तो चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। और सबसे अधिक लचीली और पीटकर बनाए जाने योग्य धातु, तो आपको पता है स्वर्ण ही होगा ऑब्वियसली वो। और उष्मा का न्यूनतम संचालक तो अभी हमने बताया ही था, सीसा हो जाएगा। ओके, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर डी दिया है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होता है चांदी का। ओके, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन महंगा होता है, इसलिए इसको बिजली के तार के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट जो होता है वो उसका सबसे अच्छा अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। Al2O3.2H2O जो होता है वो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है। 50 से निम्न से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, जरूर याद रखना। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का है। बार बार एक ही क्वेश्चन आएगा। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। 54 नंबर पर चलते हैं। पिच ब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और अर्जेंटाइट से चांदी प्राप्त किया जाता है। जरूर याद रखना है, हर साल एक अयस्क से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। 54 नंबर है। निम्नलिखित कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट को उपयोग करता है। ओके, यहाँ पर आपको मैच करना है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम सुमेलित नहीं बताना है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट बिल्कुल सही है। जिंक कैलामाइन, आयरन के हेमेटाइट होता है। कॉपर का सिनेबार गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कॉपर किसका होता है? कॉपर का होता है क्यूप्राइट जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। बाकी एल्यूमिनियम का बॉक्साइट पता ही है। मरकरी का सिनेबार और जिंक जस्ता का कैलामाइन होता है। आयरन हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। निम्न से कौन सा एक कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लिक्विड सोडियम जो होता है वो शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, जो आप पेस्ट लगाते हो, सुबह सुबह ब्रश करते हो, उसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बोर्दो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। डी है कि यसद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट के रूप में उपयोग होता है, यही सही है। ओके, 57 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। मैच करना है भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और वल्कीकरण। ओके, इससे आपको इसको मैच करना है। तो भंजन किस में होता है? भंजन के लिए पेट्रोलियम में किया जाता है। उसके बाद से प्रगलन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3, यानी कि ताम्र में होता है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा के लिए किया जाता है। वल्कीकरण से रबर प्राप्त होता है, वल्कनाइजेशन जिसको कहा जाता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए का 2 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण किसका होता है? तो खाद्य का जो वसा बनाया जाता है उसका हाइड्रोजनीकरण होता है। और वल्कनीकरण तो रबर का होता है। तो ए का 2, बी का 3,
सी का 4, डी का 1। तो ये किस में दिख रहा है, कोई किसी ऑप्शन में है क्या? बी ऑप्शन में है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मैच करने के लिए आया है अगले क्वेश्चन में भी। हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। तो हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। संगमरमर क्या होता है? संगमरमर तो कैल्शियम होता है। बालू में सिलिका होता है और माणिक्य में एल्युमिनियम होता है। ये सभी अपरूप हैं एक दूसरे के, इसको ज़रूर याद रखना। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। इसका आंसर बी होना चाहिए। डी दिया है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ओके, निम्न के में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का होता है सोडियम। ओके, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर दिया है बी, सोना, पारा फिर इस्पात दिया है। तो सबसे कम इसका सोना घनत्व होगा, सबसे ज़्यादा इस्पात का, स्टील का होगा। ओके, अवरोही क्रम में लगाना था इनको। 60 पे पहुँच गए हम लोग। कहाँ तक करना है? 61 नंबर क्वेश्चन तक हमें करना है। यहाँ पर इनका दिया हुआ है इस्पात का सबसे ज़्यादा होता है सोना का, सॉरी, फिर पारा का, फिर होगा इस्पात का। ओके, पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है। ओके, अगला है निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है, यहाँ पर दिया हुआ होगा। अगले टॉपिक जो आएगा, अगला वीडियो आएगा साइंस से संबंधित, साइंस में, उसमें हम लोग मिश्र धातुओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। कहीं पर कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं मुझे, बार बार 2-2, 3-3 वीडियो में बनाता हूँ, तो उसमें कहीं भी कोई एक एरर हो सकता है, कहीं पर कुछ एरर हुआ हो, गलती हुआ हो, मिस्टेक हुआ हो, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सही कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, बाय।